हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों की जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चैनल पर आप लोग को मिलते रहेगा। तो आज एक और नया सेट प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के समक्ष में उपलब्ध उपलब्ध हूँ, या यूँ कह लीजिए कि मैं उपस्थित हूँ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जो आपको 20 प्रश्न जो आपको 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आज 20 प्रश्नों को फिर शानदार ढंग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग सभी प्रश्नों का जो उत्तर है मेरे साथ-साथ देते चलिएगा, ताकि आप लोग अंतिम में अपना मार्क्स जो है शेयर कीजिएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ है। अब आप लोग को परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन रहा नहीं है। आप लोग की जो परीक्षाएँ हैं 20 फरवरी 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 के बीच जो है, किसी दिन भी आप लोग का जो है एडमिट कार्ड किसी दिन के लिए भी आ सकता है। तो आप लोग अब सीरियसली एकदम लग जाइए और प्रैक्टिस सेट को लगातार हमारे चैनल पर आकर लगाते रहिए। और दोस्तों, अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो एसएससी जीडी की परीक्षा के संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे शानदार तरीके से। पहला प्रश्न आप लोग को है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप जो है किस खेल से संबंधित है? और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से बता दूंगा कि जितने भी 20 प्रश्न है दोस्तों, ये मत समझ लीजिए कि मैं कहीं से उठा कर ला दे रहा हूँ। आप अपना सिलेबस निकालिए और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो है आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इसीलिए थोड़ा सा देर लग जाता है, क्योंकि ऐसे ही 20 प्रश्नों को उठाकर देने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप लोग का जो सिलेबस है, पहले सिलेबस को देखिए, उसके बाद अपना ये प्रश्नों को लगाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि यूरो कप जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, रग्बी और क्रिकेट। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों, यूरो कप की अगर बात की जाए ना, तो ये जो हो जाएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर कि जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है भाई? 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी और 30 जनवरी। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी डेज के लिए? तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी डे जो है ना, ये आपको मनाया जाता है 29 दिसंबर को, ठीक है ना? ये 29 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है। आप लोग मेरे साथ साथ सारा जो ये प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आप लोग की तैयारी मैं जानता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। तो प्रश्न तीसरा नंबर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एक ही बात हुआ, आरबीआई, अंकटाड के द्वारा। तो ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा? आप लोग बताइए इसको। तो ये जो हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि किसके शासन काल के दौरान गंधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी? ये सब हिस्ट्री से है। आप लोगों को सारा जितना आप लोग का सिलेबस एकदम बिल्कुल उसी तरह मिलेगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी से यानी कि आप लोग के संविधान और आप लोग के राजनीतिक शास्त्र से ही ये प्रश्न मिलेंगे, भूगोल से मिलेंगे, ठीक है ना? ये सारा आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस प्रश्न को आप लोग बताइए क्या होगा? इसके शासन काल के दौरान गंधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। ऑप्शन है हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चार ऑप्शन जो है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा, ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों, गंधार कला की अगर बात की जाए ना, तो ये कनिष्क के शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है ना? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। और ये जितने और ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि ये प्रैक्टिस सेट है आप लोग को कम समय में 20 प्रश्नों को तुरंत आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस करा दूं, ये मेरे लिए उचित होगा, आप लोग के लिए भी उचित होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये पांचवा आज का प्रश्न है
पांचवा प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए कि इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। इल्तुतमिश जो है इसने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। ऑप्शन है मुल्तान, कलकत्ता, अलवर और दिल्ली। ये चार ऑप्शन जो है, चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इल्तुतमिश का शिक्षा केंद्र, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था ये दिल्ली में स्थापित किया था, ठीक है ना। ये दिल्ली में स्थापित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। देखिए अब यहाँ से आप लोग को पॉलिटी से जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। ऑप्शन मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्त, ये सही हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बी ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कह लीजिए या सुधार कह लीजिए, ठीक है। ये सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है। भारत की जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें से प्राचीन शैली कौन है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और जितने लोक नृत्य है ना भारत के, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। आप लोग उस वीडियो में जाकर अवश्य देख लीजिएगा। और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कई वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग बस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सबका। और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन है ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कथकली। सबसे प्राचीन शैली कौन हो जाएगा दोस्त। ये जो भारतनाट्यम हो जाएगा ना, ये शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है, ठीक है ना। ये भरतनाट्यम जो हो जाएगा ये बिल्कुल प्राचीन शैली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है आपको कि अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। अकबर जो थे वो किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किए थे। ऑप्शन है हरिसेन, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसे दरबारी कवि नियुक्त किए थे। तो आप लोगों ने तानसेन का नाम सुना होगा और उन्हीं को उनने, अकबर ने, यानी कि मुगल सम्राट जो अकबर जो है, ये दरबारी कवि मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है कि अमेरिका नौसेना तथा वायुसेना बेस पर, अमेरिका का नौसेना वायुसेना बेस पर्ल हार्बर जो था, आप लोग नाम सुने होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, ठीक है ना, आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो उस पर जापान ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो पहले तो ये एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, किस पर आक्रमण कौन किया था। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर तो जापान ने आक्रमण किया था। कब किया था ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 1935 में, 1939 में, 1941 में, 1944 में। तो 1935 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान ने ये काम किया था। तो ये जो हो जाएगा ना दोस्त, ये 1941 में जो है ये जापान ने अमेरिका के नौसेना और वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है कि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित द्वारा प्रकाश से किस संघटक का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल जो होता है द्वारा प्रकाश के किस संघटक का अवशोषण होता है। ऑप्शन है बैगनी तथा लाल, नीला तथा नारंगी, नीला और लाल, बैगनी तथा पीला। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका जो है अवशोषण होता है क्लोरोफिल द्वारा, आप लोग को बताना है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा सी ना, यानी कि नीला और लाल जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये नीला और लाल जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है। स्थानीय सरकार का जो विषय जो है ये किस सूची में वर्णित है। आप लोग तीन सूची का नाम जानते होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में विषय जो है उनमें से ये स्थानीय सरकार जो है किस
सूची के अंतर्गत आता है, ये बताना है आप लोगों को। तो स्थानीय सरकार की अगर जब भी बात की जाए ना दोस्त, तो ये जो आ जाता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न 12 नंबर देखिए यहाँ पर, कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत में जब केंद्रीय मंत्री बनते हैं, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर जो बनते हैं, उनकी पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रियों की जो गोपनीयता की शपथ जो होती है ना, वो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दी जाती है। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, खैर मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रपति जी जो अभी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 13 नंबर है, कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है, उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त इसके लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ जवाब देते चल रहे होंगे, और आप लोग अंतिम में अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यही बेस्ट जो मेथड होता है, आप लोग साथ साथ जब जवाब देते हैं ना, आप लोग को एकदम बिल्कुल परीक्षा वाला फीलिंग आता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये जो एग्जाम है वो सीबीटी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो इस प्रश्न का अगर जवाब की बात की जाए, तो ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है ना, उसका प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 14 नंबर आप लोगों के लिए है, कि क्षुद्र ग्रह जो होता है, ये क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के पास पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और अरुण। ये चार ऑप्शन जो है, इन चार ऑप्शनों में से किसके बीच में चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, जब क्षुद्र ग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ना आप लोग को, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वरीय शक्ति, पवन ऊर्जा। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, ये परमाणु ऊर्जा जो है ना, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, इसलिए 15 का ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 16 नंबर है। आप लोगों को सिलेबस में भारत एवं उनके पड़ोसी राज्य जो दिए हैं, तो भारत एवं पड़ोसी राज्यों से जो है आप लोग को क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग बस ऐसे ही मत समझिएगा, इस पर एक एक प्रश्नों को काफी रिसर्च करके लाया जाता है, कि कौन से आपके सिलेबस में फिट बैठता है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न है आप लोग को, कि भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों, अगर बांग्लादेश और भारत की सीमाओं की बात करें, तो बांग्लादेश स्थलीय सीमा जो है सबसे ज्यादा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है ना, या यूं कह लीजिए कि भारत जो है सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन है चीन, लाओस, भूटान, म्यांमार। ये चार ऑप्शन जो है, एक इनमें से किसके साथ साझा करता है बांग्लादेश अपनी सीमा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये आप लोग को जो योजना है या मार्ग नेटवर्क कह लीजिए, उससे है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है?
ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात की जाए तो दोस्तों इसका मेन मकसद जो होता है कि भारत के जितने 4 महानगर जो हैं, आप लोग को कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और जो ये चेन्नई हो गए, इन चारों को आपस में जोड़ना है। लेकिन ये चंडीगढ़ कहीं बीच में नहीं आता है, इसलिए ये चंडीगढ़ जो है ना, ये आप लोगों को ये इस नेटवर्क में नहीं आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नेटवर्क में ये नहीं आता है। बाकी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जो है, ये तो एकदम डायरेक्ट ये आप लोग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सेंसस से है 2011 की जनगणना के अनुसार कि 2011 की अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था या क्या है कह लीजिए, क्योंकि अभी 2011 के बाद जनगणना अभी भारत में हुई नहीं है। नियमानुसार 10 साल के बाद जो होता है जनगणना होता था, लेकिन होना चाहिए था 2021 में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। ठीक है ना? अब देखिए कब तक होने वाला है, इस चीज को नहीं नकारा जा सकता है कि कब तक कब होगा, ये कोई गेस भी नहीं कर सकता है। ये तो केंद्र सरकार की बात होगी कि कब वो इसकी घोषणा करे, और कोरोना के चलते जो है ये जनगणना जो है ये नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था? ऑप्शन है 325, 352, 372, 382। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से ना ये 382 वाला जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 382 जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो है 2011 में 382 ठीक था ये। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स आप लोग के अर्थशास्त्र से, आर्थिक परिदृश्य से भी आप लोग को सिलेबस में पढ़ना था। तो आप लोग अर्थशास्त्र से भी कुछ प्रश्नों को देख लीजिए इकोनॉमिक्स से। ऑप्शन ए प्रश्न है आप लोगों को कि प्रभावी मांग निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई? पूंजी निर्गत अनुपात पर, निर्गत पूंजी अनुपात पर, कुल व्यय पर, आपूर्ति मूल्य पर। तो प्रभावी मांग की अगर बात की जाए ना दोस्त, ये आपूर्ति मूल्य जो हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रभावी मांग जो होती है ये आपूर्ति मूल्य पर निर्भर करती है। ठीक है ना? प्रभावी मांग जो है ये आपूर्ति मूल्य पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 20 नंबर, ये बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? बैंकिंग में आप लोग कई बार लोकपाल सुने होंगे कि बैंक में लोकपाल, तो लोकपाल की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना, बैंकों के लिए नई योजनाओं का सुझाव देना, शाखा के आंतरिक कार्य की जांच करना, बैंकों द्वारा लागू या कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की निगरानी करना। तो बैंक में लोकपाल की जो सर्वश्रेष्ठ भूमिका होती है जो ये होती है कि ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना जो है ये बैंक में लोकपाल की भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो है इसके ग्लोबल क्लासेस शानदार आप लोग को 20 प्रश्नों को आप लोग के समक्ष लेकर उपस्थित हो गया है। ठीक है ना? यानी कि आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, तो कल आप लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मिलेगा। आप लोग बस चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आप लोग का इस सेक्शन का तो संपूर्ण तैयारी की जिम्मेवारी जो है आप लोग को इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा ली जाती है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूर्ण लाभ उठाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक और नया शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।